सबसे पहले आप मुगल एम्पायर के बारे में समझिए। मुगल एम्पायर आपको पता ही है कि एशिया से मतलब सेंट्रल एशिया से भारत आया। मुगल एम्पायर से भारत में इस्लामिक इन्वेजन स्लेव डायनेस्टी से शुरू हो गया था, मतलब इस्लामिक रूल। 1192 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बाद मोहम्मद ऑफ घोरी, जो अपनी सेना को अपने बच्चों अपनी सेना को अपना बच्चा कहता था, स्लेव्स कहता था, उनको लेके आया। और 1206 में पहली डायनेस्टी आती, स्लेव डायनेस्टी। बलबन ने एक्सपेंशन किया 1290 तक। 1290 से 1320 तक खिलजीज आए। 1320 से लेकर 1413 तक तुगलक। 1413 से लेकर 1451 तक सईद्स। और 1451 से 1526 तक लोधीज। अब आप बोलेंगे सर आपको रटा कैसे है डेट? यार मैं पढ़ पढ़ के एक्चुअली मुझे रट गया है, इतनी बार मैंने लेक्चर्स लिए हैं कि मुझे रट गया सब कुछ। तो डेट्स आसान है इतना, देखो रटोगे ना तो कोई हिसाब किताब नहीं, मतलब सही नहीं बैठेगा। आप पढ़ते रहो, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा चीजों को समझोगे, उतना ज्यादा डेट्स और सारी चीजें क्लियर होती है। 1526 में बाबर आता है। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी। बाबर की बायोग्राफी ऑलरेडी कवर की है, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद लगातार बैक टू बैक 4 बैटल्स लड़ी। 1530 में बाबर का देहांत हो गया। 1530 के बाद आया हुमायूं। 1530 से लेकर 1540 10 साल रूल रहा। हुमायूं कोई खास कुछ कर नहीं पाया था, बड़ा बदकिस्मत राजा इसको बोला जाता है। शेर शाह सूरी ने बैटल ऑफ चौसा कन्नौज के बाद इसको उखाड़ फेंका और ये भागा, फिर अफगानिस्तान, फिर अरब, वहीं पे इसने रिफ्यूज ली। 1555 के दौरान ये दोबारा भारत आता है और अपनी खोई हुई किस्मत दोबारा जगाता है। लेकिन 1556 में एक ऐसा रूलर सामने आता है जो मुगलों की ईंट से ईंट बजाने को तैयार था। उसका नाम था हेमू विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उसने टाइटल लिया था हेमू, जो कि इनकी आर्मी का लीडर था। पहले जासूस था, मतलब पहले ऐसे बेचा करता था, कभी नमक बेच रहा है, कभी कुछ बेच रहा है। फिर जासूसी कुछ समय के लिए की, फिर आर्मी में आया मुगलों की, सूर की, क्योंकि सूर डायनेस्टी थी, है ना। 1540 से लेकर 1555 तक सूर डायनेस्टी थी। और उसके बाद वो लीडर हो गया, रूलर हो गया। रूलर क्या मतलब? पूरी आर्मी उसके साथ। इतना ज्यादा समझ लीजिए कि हेमू विक्रमादित्य के बारे में यह बोला जाता था कि उसका नाम सुनते ही आर्मी रिट्रीट कर लेती। आगरा में जब मुगलों से वो बैटल लड़ने गया तो आधी से ज्यादा आर्मी तो नाम सुन के ही कांप गई। इनफैक्ट जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, अगेन हम ये देखते हैं कि मुगल की जो आर्मी थी उनकी हालत खराब हो गई। हार रही थी मुगल की आर्मी, लेकिन एक तीर आके लगा हेमू को, बदकिस्मत तीर। हेमू गिर गया और पूरी आर्मी फिर तितर बितर। वरना आज भारत का इतिहास कुछ और होता। अकबर आए, शहंशाह अकबर 1556। उनकी भी बायोग्राफी मैं अभी कवर कर दूंगा 3-4 दिन में ही। तो जब अकबर आए 1556 में, तो 1605 तक रहे। अकबर का काफी सेक्युलर थोड़ा उनका कैरेक्टर था और भारत में बहुत तगड़े से एक्सपेंशन हुआ। लेकिन 1600, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी हम बाद में ऐड करते हैं। 1605 के बाद आए जहांगीर, फिर शाहजहां। शाहजहां का बेटा था, सबसे छोटा बेटा औरंगजेब। शाहजहां के वैसे 6 बच्चे थे, जिसमें से 4 बेटे थे। शाहजहां ने भारत का एकदम भारत की किस्मत बदल दी। ताजमहल बनाया, मोती मस्जिद बनाया, ज्वेलरी का शानदार काम। शाहजहां के टाइम पे भारत का पूरी दुनिया में जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, वो 1/3 था। इतना ज्यादा भारत के कपड़ों को, भारत के काम को पसंद किया जाता था। पूरी दुनिया भर से भारत एक्सपोर्ट करता था, पूरी दुनिया भर को। खूबसूरत, खूब पैसा कमाया। शाहजहां के बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत मिन्नतें मांगी शाहजहां ने। फाइनली जाके उसका पहला बेटा हुआ दारा शिकोह। औरंगजेब आप देख रहे हो, दारा शिकोह पे अभी हम आएंगे। उसका पहला बेटा दारा शिकोह हुआ। ये औरंगजेब ने, ये जो आप ऑरेंज में देख रहे हो ना, ये अंपायर ऐड किए थे। यानी कि औरंगजेब और अकबर ने मुगल साम्राज्य को एक्सपैंड किया था और औरंगजेब ने ये साउथ तक चला गया था, ठीक है। तो उसको भी अभी हम बताएंगे, इसकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अब जब शाहजहां ने मिन्नतें मांगी तो दारा शिकोह का जन्म हुआ और दारा शिकोह की बायोग्राफी मैंने कवर की। दारा शिकोह एक बहुत ही कुशल राजा बनता क्यों?
दारा शिको संत किस्म का आदमी था। शाहजहां दारा शिको से सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि पहला बेटा। दूसरी चीज यह है कि दारा शिको के एक हाथ में कुरान रहती थी, एक हाथ में गीता। उसने उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया है, उसने हिंदुओं के सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े, इस्लाम के सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े। एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल इंसान, एक बहुत ही पीस लविंग इंसान जो हर किसी का चहेता था। अब शाहजहां चाहता था कि दारा शिको भारत का एम्परर बने। इसमें एक मूवी आ रही है तख्त, और मैं बहुत एक्साइटेड उस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि इसमें औरंगजेब और दारा शिको की दुश्मनी बताई है। तो दारा शिको राजा बनता, लेकिन बना नहीं, सामने औरंगजेब था। औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। 3 नवंबर 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ, दाहोद गुजरात। एक बहुत ही बदकिस्मत जिंदगी के साथ औरंगजेब पैदा हुआ था। यह तीसरा बेटा था, और छठा बेटा था शाहजहां और मुमताज महल का। छोटा बेटा था औरंगजेब। हम ये देखते हैं कि शाहजहां को मुगल एम्परर 1628 में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। देखिए, मुगलों में भी जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो आप ये समझिए कि पावर स्ट्रगल हमेशा हुई है। औरंगजेब को शाहजहां कभी पसंद नहीं करता था। इनफैक्ट औरंगजेब कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा रहा ही नहीं। औरंगजेब को भी शिक्षा दी गई अरेबिक और पर्शियन में, ठीक है। अब दोस्तों, औरंगजेब से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं। जब औरंगजेब 15 साल का था तो औरंगजेब को बहादुर का टाइटल मिला, ब्रेव, और इसके पिताजी ने दिया था। एक बार एक वॉर एलिफेंट लगभग औरंगजेब के ऊपर चढ़ ही गया था। देखिए, वॉरियर क्वालिटीज औरंगजेब में शुरू से ही दिखने लगी। तो एक बार क्या हुआ कि औरंगजेब के ऊपर लगभग जो हाथी वो चढ़ ही गया था, लेकिन औरंगजेब बड़ी बहादुरी से उस हाथी के ऊपर चढ़ा और उसके हाथ में स्टिक थी, और उस स्टिक के थ्रू उस हाथी को कंट्रोल कर लिया। तो बड़े खुश हुए औरंगजेब के पिताजी, और बहादुर का टाइटल दिया, सोने दिए, गिफ्ट दिए। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ होना था। हम इसके अर्ली मिलिट्री कैंपेन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बुंदेला वॉर। औरंगजेब को, देखिए, औरंगजेब वॉरियर था। एक तरफ दारा शिको पढ़ता जा रहा है। दारा शिको के बारे में बोला जाता है कि बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर नहीं था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन खराब भी नहीं था। एक एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर था, अच्छा मिलिट्री कमांडर था, लेकिन औरंगजेब के टक्कर का नहीं था। क्यों? देखिए, दो भाई हैं, एक औरंगजेब, एक दारा शिको। दारा शिको को पढ़ाई में घुसेड़ दिया है कि बेटा बस तुम पढ़ो। इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो शानदार, लेकिन जो इंसान बहुत पढ़ता है, आप ये भी देखो ना, वो बहुत ही पीसफुल होता जाता है, वो शांत होता जाता है। औरंगजेब को शुरुआत से ही वॉर में भेज दिया था कि तुम जाके, तुम्हारा काम ही है कि तुम एक्सपैंड करो, और उसने बहुत कुछ झेला। इसीलिए औरंगजेब एक बहुत ही जबरदस्त मिलिट्री कमांडर बना। औरंगजेब को सेना का चार्ज दिया गया, कार्यभार दिया गया, और बुंदेलखंड भेजा गया। ओरछा कमेर जूझर सिंह ने रिबेलियन कर दिया था। बहुत सारे रिबेलियन होने वाले हैं। ओरछा में जूझर सिंह ने जब रिबेलियन किया तो उसके बाद औरंगजेब को भेजा गया, और औरंगजेब वहां पे रहा। फाइटिंग से तो दूर रहा, लेकिन हां, उसने मुगल आर्मी को गैदर करने में बहुत ही शानदार काम किया। और 1635 में सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र में औरंगजेब ने ओरछा पे कब्जा जमा लिया और जूझर सिंह को पावर से हटा दिया। इससे इतना ज्यादा खुश हुआ शाहजहां कि औरंगजेब को बोला कि तुम वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन बन जाओ 1636 में। और यहां से औरंगजेब की असली मिलिट्री कैंपेन शुरू होती है। देखिए, डेक्कन बड़ा मुश्किल था। डेक्कन में क्या था ना कि इस समय निजाम शाही थी, है ना। डेक्कन बटा हुआ था। औरंगजेब को डिस्पैच किया था 1636 में, ताकि निजाम शाही डायनेस्टी को खत्म कर दो। इसी दौरान औरंगजेब ने शादी भी की सफाविद प्रिंसेस दिलरास बानू बेगम, जिसको राबिया उद्दौरानी भी बोला जाता है। यह इनकी पहली वाइफ थी, और सबसे ज्यादा प्यार औरंगजेब इसी से ही करता था। हालांकि औरंगजेब की और भी मतलब काफी ज्यादा रहे हैं रिश्ते सबसे, खैर वो राजा महाराजा के होते ही थे, उसमें क्या ही। लेकिन फिर इसको डिसमिस कर दिया गया। अब देखिए, इसको कुछ लोग बोलते हैं कि औरंगजेब की अजीबोगरीब बिहेवियर की वजह से शाहजहां ने इसको डिसमिस किया।
कुछ लोग बोलते कि औरंगजेब बिल्कुल एक फकीर हो गया था, उसने लग्जरी की लाइफ छोड़ दी थी, इसलिए उसको डिसमिस किया। 1645 में इसको कोर्ट में, आप 7 महीने के लिए तुम कोर्ट में नहीं आ सकते इसके बिहेवियर की वजह से। 1647 से इसका करियर शुरू होता, प्रॉपर करियर शुरू हो चुका है। लेकिन अब दोस्तों औरंगजेब को काफी गवर्नरशिप दी जाएंगी। इसको सबसे पहले बल्ख का गवर्नर बनाया गया, जो पहले बल्ख का गवर्नर मुराद बख्श था। मुराद बख्श कौन है? सबसे छोटा बेटा शाहजहां का, मैंने सबसे छोटा बेटा शायद औरंगजेब बोला था, आई एम सॉरी, ये तीसरा बेटा था, सबसे छोटा बेटा था मुराद बख्श शाहजहां का, तो वो बल्ख का गवर्नर था, उसको हटा के औरंगजेब को लाया गया, क्योंकि मुराद बख्श बहुत ही इनएफेक्टिव था। जहां पे देखिए इफेक्टिवनेस की जहां पे बात आती थी ना, तो औरंगजेब से बेहतरीन कोई नहीं था, इसीलिए औरंगजेब को लाया गया। फिर उसके बाद जहां इसको भेजा जाता था वहां पे ये अपनी एफिशिएंसी साबित करता था, उस एरिया को जीत लेता था। ऐसे ही धीमे धीमे औरंगजेब को मुल्तान और सिंध का भी गवर्नर चुना गया, यानी कि आज का जो पाकिस्तान का एरिया है वो पूरा औरंगजेब को ही दे दिया गया था। सफाविद का खतरा मंडरा रहा था, औरंगजेब कांधार गया, उनको खदेड़ के आ गया। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स भी उस समय बहुत हो गई, औरंगजेब ने उसको भी सही कर लिया। यह सब करने के बाद औरंगजेब को फिर से डेक्कन का वाइसरॉय बनाया गया, लेकिन बाद में औरंगजेब को दारा शिकोह ने रिप्लेस कर लिया। बस यहां पे औरंगजेब तिल मिला गया, और औरंगजेब दारा शिकोह से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि मैंने बताया ना शाहजहां सबसे ज्यादा प्यार दारा शिकोह से करता था। खूब भाई होता ही है ना यार, देखो ये घर घर की कहानी है। एक घर में अगर दो बेटे, एक बहुत पढ़ने वाला है और दूसरा लड़ाई झगड़े में रहता है, और यहां पे परिवार को पता है कि अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो जो लड़का लड़ाई झगड़ा करने वाला है, जिस लड़के के कॉन्टैक्ट्स हैं, वही काम आएगा। लेकिन उसके बावजूद, अरे मेरा बेटा तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो तो आईएएस का इंटरव्यू देके आया है, छोटी बेटा तो बकवास, ये तो बस लड़ाई झगड़े में ही रहता है। अक्सर यही बोला जाता है। यही शाहजहां के साथ था। शाहजहां की जब मीटिंग होती थी तो बहुत दारा शिकोह का गुणगान करते थे, और औरंगजेब को क्रेडिट दिया ही नहीं जाता था। तो धीमे धीमे औरंगजेब दारा शिकोह से बहुत ज्यादा जलने लगा। फिर एक ऐसा इवेंट होता है जब औरंगजेब का और मूड खराब हो गया। हुआ क्या दोस्तों कि औरंगजेब यहां पे बीजापुर और गोलकोंडा की जो डायनेस्टीज थे, मुगल्स के साथ उनके काफी डिफरेंसेस होगा। और ध्यान दीजिएगा ये 1950s का वक्त है जहां पे शिवाजी का भी उदय हो रहा है। तो आदिल शाही डायनेस्टी और कुतुब शाही डायनेस्टी दोनों ही का ही मूड, मतलब काफी उन्होंने मुगल्स को बोला कि हम तुमसे कुछ खास दोस्ती नहीं रखना चाहते, टैक्स वैक्स भी काफी डिस्प्यूट हो गया था। तो काफी नेगोशिएशंस हुए, लेकिन वो माने नहीं। तो मुगल्स ने अटैक कर दिया बीदर पे। बीदर 1 महीने की, मतलब लगभग 1 महीने की लड़ाई चली, और औरंगजेब ने इसको कैप्चर कर लिया। मुगल्स ने बीदर को कैप्चर कर लिया। अब जब औरंगजेब को लगा कि पूरे बीदर को हम जीत सकते हैं, तभी शाहजहां ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए। तब यहां पे औरंगजेब का मूड खराब हो गया कि मेरा पिता पागल हो चुका है, जब हम पूरे एरिया को जीत सकते थे, क्या नेगोशिएट करने की जरूरत थी। और यहां से शुरू होता है दोस्तों वॉर ऑफ सक्सेशन। शाहजहां चाहते थे कि उसका बेटा दारा शिकोह बने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था औरंगजेब। अब 4 बेटों के बीच में दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होता है। अब औरंगजेब तो वैसे ही बहुत खतरनाक था, उसको तो पता ही था कि वो पता नहीं क्या कर देगा। तो औरंगजेब ने बोला कि एक ही तरीका है, सबको खत्म करो। औरंगजेब ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि पहले पिताजी को खत्म करो और उसके बाद भाइयों को खत्म करो, जान से ही मार दो। सतीश चंद्रा ये बोलते हैं, जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, कि यहां पे औरंगजेब के बहुत ही पावरफुल कनेक्शंस थे। और देखिए मिलिट्री चाहती थी कि औरंगजेब आए, क्योंकि औरंगजेब जो है उसके मिलिट्री से बहुत बढ़िया कनेक्शंस थे। ज्यादा समय पे नेतृत्व औरंगजेब ने ही किया था। तो मिलिट्री को पता था कि एक अच्छा लीडर औरंगजेब ही साबित हो सकता है। लेकिन दारा शिकोह के भी बहुत ज्यादा सपोर्टर्स थे, और बाकी 2 बेटे इतने कोई खास कंपीटेंट नहीं थे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे भाई। औरंगजेब एकदम कट्टर, इस्लाम को मानने वाला, एकदम कट्टर। वही दारा शिकोह बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल, सेक्युलर।
मैंने बोला ना कि अगर दारा शिकोह आ जाता तो भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। शिवाजी को लड़ाई नहीं करनी पड़ती, सिखों को दिक्कतें नहीं होती, लेकिन आया कौन? औरंगजेब। लेकिन ठीक है, औरंगजेब ने बोला था कि मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैं महाराज शिवाजी से भिड़ गया। मैंने शायद शिवाजी बोल दिया था, आई एम सॉरी। उनको हमेशा शिवाजी आगे हमेशा महाराज लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, महान लीडर भारत के। उनकी बात हम कल करेंगे। तो अब दोस्तों, शाहजहां की मौत की खबर फैल गई 1657 में। जब ऐसा हुआ, शाहजहां मरा नहीं था, लेकिन शाहजहां की मौत की खबर, मतलब र्यूमर फैल गई, अफवाह फैल गई। अब जब ऐसा हुआ, तब यहां पे जो 4 बेटे थे, चारों के चारों, मतलब दारा शिकोह तो खैर शाहजहां के पास था, लेकिन बाकी तीनों को यह लगा कि अब दारा शिकोह एम्परर हो जाएगा। तो तीनों ने आजादी घोषित कर ली कि मैं अपनी अपनी जगह का एम्परर हूं। और अब तीनों में वॉर ऑफ सक्सेशन होगा। तीनों में दोस्तों, पहले मुराद का काम खत्म किया, उसके बाद शाह शुजा का काम खत्म किया औरंगजेब ने। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है दोस्तों, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतना समझिए कि पहले मुराद बख्श और फिर शाह शुजा, दोनों का काम खत्म, बचा दारा शिकोह। शाहजहां ने जब अपनी हेल्थ को, जब ऐसा सब बाद में पता चला र्यूमर है, और जब वो एकदम हेल्दी हुआ, क्योंकि शाहजहां बीमार पड़ गया तो र्यूमर फैल गई कि शाहजहां मर गया, लेकिन जब वो वापस उसने पूरी हेल्थ गेन की, जब उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तब उसने ये बोला कि बस बहुत हो गया है और दारा शिकोह को ही हम एम्परर बनाते हैं। इसका औरंगजेब और ज्यादा तिलमिला गया। फाइनल दोस्तों बैटल होती है औरंगजेब और दारा शिकोह की, बैटल ऑफ समूहगढ़। ठीक है, 1658 में, मई 1658 में लड़ी गई। और औरंगजेब ने वैसे ही दोनों भाइयों को ठिकाने लगा दिया था। बाकी दारा शिकोह की आर्मी जो थी, हालांकि दारा शिकोह एक एफिशिएंट लीडर था, लेकिन कोई मैच नहीं था। औरंगजेब एक बहुत एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर था। जब दारा शिकोह हारा तो शाहजहां को बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने शाहजहां को बेड़ियों में जकड़ के आगरा फोर्ट में बंदी बना लिया। वहां पे शाहजहां ने 8 साल बिताए। अल्टीमेटली 1666 में शाहजहां की मौत हो गई। शाहजहां की जो सबसे प्यारी बेटी थी जहानारा, उसने शाहजहां का ख्याल रखा। ऐसा बोला जाता है कि उस फोर्ट में जहां पे बंदी बनाया गया था शाहजहां को, वहां पे एक होल था, एक छेद था। उस छेद से वो ताजमहल को देखता था, जो उसने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। अब देखिए कितना ट्रेजिक एंड हुआ है। औरंगजेब ने मुराद बख्श से, ये देखिए भाइयों को मारा नहीं था, मुराद बख्श से ये हरा दिया था मुराद बख्श को, और ये एग्रीमेंट कर लिया था कि एम्पायर बांट लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। एम्पायर बांटना तो छोड़, मुराद बख्श को 1661 में एग्जीक्यूट कर दिया जैसे ही औरंगजेब ने सत्ता संभाली। अपने भाइयों को मार दिया। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था और उसने बोला आप शरिया लॉ लागू करवाएंगे। समूहगढ़ में भले ही दारा शिकोह को हार झेलनी पड़ी, लेकिन वो हारा नहीं था। वो वहां से भागा और बाद में दिल्ली गया, पंजाब गया, और दारा शिकोह ने फोर्सेस को गैदर किया। शुजा और मुराद खत्म, इनका चैप्टर खत्म, खाली दारा शिकोह बचा था। दारा शिकोह को औरंगजेब ने पहले ही बोल दिया था कि ये मुस्लिम है ही नहीं, और जहां पे भी मिले इसको लेके आओ। अभी भी दारा शिकोह एकदम रन पे, आउट रन पे हैं, कोई किसी को मिल नहीं रहा है दारा शिकोह गए कहां। लेकिन एक जनरल ने दारा शिकोह को धोखा दे दिया और 1658 में दारा शिकोह को अरेस्ट किया। उसके बाद दारा शिकोह को दिल्ली लाया गया औरंगजेब के पास। औरंगजेब के पास जब लाया गया तो दारा शिकोह की ऐसी हालत की दोस्तों, औरंगजेब ने दारा शिकोह को मरियल से हाथी पे बैठाया, उसको भिखारी के कपड़े पहनाए और उसको पूरी दिल्ली में घुमाया। पूरी दिल्ली में बहुत लोग उससे प्यार करते थे दोस्तों, दारा शिकोह से। और जब दारा शिकोह का ये हाल देखा तो काफी लोग रोने लगे। बहुत सारे रूलर्स को काफी दुख हुआ, क्योंकि उनको, वो दिल से चाहते थे कि दारा शिकोह आ जाए, तख्त पे वही बैठे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये एक सबको मैसेज था कि आज के बाद अगर कोई भी विद्रोह किया तो उसका यही हाल होगा। और 10 अगस्त 1659 में दारा शिकोह को एग्जीक्यूट कर दिया गया। जब तस्तरी में दारा शिकोह का सर औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो औरंगजेब ने बोला कि मैं इस बदजात को देखना नहीं चाहता, हटा दो इसे। फिर वो सर जो है, शाहजहां बहुत प्यार करता था दारा शिकोह से। शाहजहां इस समय आगरा फोर्ट में बंदी बना हुआ है। दारा शिकोह का सर काट के शाहजहां को पेश किया गया।
शाहजहां बताते हैं कि इतना रोया कि उसमें लग रहा था कि रो रो के मर ही ना जाए। शाहजहां ही बचा था खाली, दारा शिको खत्म, मुराद बख्श खत्म, शाह शुजा खत्म, शाहजहां बचा। 1666 में शाहजहां की भी मौत हो गई। पूरा परिवार जो है औरंगजेब ने बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा परिवार, और औरंगजेब हो गया राजा। दिल्ली के तख्त पे औरंगजेब बैठा। अब एक नया साम्राज्य बनेगा। अब औरंगजेब के सामने फैमिली खत्म, वॉर ऑफ सक्सेशन में औरंगजेब जीता, अब एक्सपेंशन शुरू होगा। सबसे पहले औरंगजेब ने शरिया लॉ बोला कि आपसे शरिया लॉ ही अलाउ करेंगे हम, इस्लामिक लॉ चलेगा। 1679 से लेकर 1707 से तक बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को रखा। अब देखो, औरंगजेब के बारे में बोला जाता है कि काफी कट्टर था। औरंगजेब ने इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी। यू वोंट बिलीव कि औरंगजेब ने अपने ब्यूरोक्रेट्स में सबसे ज्यादा हिंदुओं को रखा। क्या विश्वास करेंगे? 1679 से लेकर 1680 में आप पे शिवाजी का भी देहांत हो गया, तो 1679 से लेकर 1707 तक बहुत सारे हिंदू ऑफिशियल्स को मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया। 32% मुगल नोबिलिटी के, अगर पूरी मुगल नोबिलिटी की बात करें तो 32% हिंदू ब्यूरोक्रेट्स थे। आज तक इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ, और जिसमें बहुत सारे मराठास और राजपूत थे। तो एक तरफ औरंगजेब के बारे में जो इतना बोला जाता है वो पूरी तरीके से सच नहीं है। हालांकि हम ये भी बताएंगे कि वो कट्टर किस सेंस में था। इस्लामिक लॉ में शरिया लॉ, औरंगजेब अपने आप को डिफेंडर ऑफ द शरिया लॉ बोला जाता था। औरंगजेब एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर था, और औरंगजेब ने अकबर का लिबरलिज्म बिल्कुल हट गया। मतलब इससे पहले जो मुगल एम्परर्स आए थे वो काफी लिबरल थे, सेक्युलर थे, लेकिन उससे बिल्कुल डाइवर्ट हो गया। नॉन मुस्लिम्स के औरंगजेब ने वापस जजिया इंपोज कर दिया कि अगर आपको रिलीजियस एक्सपेडिशन पे जाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। औरंगजेब ने हिंदुइज्म को सप्रेस किया, बिल्कुल कन्वर्जन भी यहां पे हुए। औरंगजेब ने शरिया को क्या कहते हैं यहां पे मतलब इंपोज किया, ऐसा था। औरंगजेब ने हनाफी लॉ को कोडिफाई किया, जिसको फतवाहे आलमगीरी बोला जाता है। हनाफी लॉ को पता है ना, हनाफी क्या होता है? हनाफी स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये जो सुन्नी स्कूल के 4 ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, है ना, उसमें आता है एक हनाफी स्कूल, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का हनाफी स्कूल। अब्बासिड डायनेस्टी ने हनाफी स्कूल, मतलब जब अब्बासिड डायनेस्टी आई थी तब हनाफी स्कूल बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था। तो अभी जो आपको मुस्लिम्स मिलेंगे, ज्यादातर 1/3 ऑफ द मुस्लिम हनाफी स्कूल को फॉलो करते हैं। थोड़ा सा ये कट्टरता टाइप का है ये, ठीक है, ये स्कूल की बात करें तो यहां पे इसने मतलब अगर बात करते हैं कि इस्लाम की, तो इस्लाम का डिफेंडर बताता था और लॉ को कोडिफाई किया, जिसको फतवाए आलमगीरी बोला जाता था। मंदिरों और स्कूल को तोड़ा गया औरंगजेब द्वारा। नॉन मुस्लिम्स की ड्रेस पे आक्रमण किए गए। जो मुस्लिम जैसा नहीं पहनावा रखते हैं उनको पनिश करो, ये औरंगजेब ने अपने सूबादास को ऑर्डर दिए। गुरु तेग बहादुर जो 9th सिख गुरु थे ना, उनका सर काट दिया था, याद होगा आपको, मैंने लेक्चर लिया था। सिख और औरंगजेब की कभी बनी ही नहीं। गुरु तेग बहादुर का सिर इसलिए काट दिया क्योंकि उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था। मना करेंगे ही वो, लेकिन गुरु तेग बहादुर तो गुरु तेग बहादुर है। 10 से मस नहीं हुए अपनी बात पे, ध्यान में मगन, कोई फर्क नहीं पड़ा, और धर्म के लिए, सही के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। औरंगजेब के ये जो कारनामे थे, इसको एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम, एक क्रूर शासक बनाते हैं। लेकिन औरंगजेब ने ऑन दी अदर हैंड कुछ हिंदू टेंपल्स को ग्रांट्स भी दिए। टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं, औरंगजेब के खिलाफ खाली एक ही बहुत ही महान योद्धा खड़ा हो पाया था, महाराज शिवाजी, जिसने औरंगजेब की ईंट से ईंट बजा दी थी। टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं, जब औरंगजेब पावर में आया तो इसने लगभग 80 टैक्सेस को
खत्म कर दिया। जजिया को इसने रीइंपोज किया, नॉन मुस्लिम्स पे मिलिट्री टैक्स लगाया, बहुत सारे टैक्सेस। देखिए इसमें नॉन मुस्लिम्स ज्यादा पिटे, जो हिंदू थे वो ज्यादा पिटे, ब्राह्मण्स ज्यादा पिटे, क्योंकि उनपे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हो, मुस्लिम हो तो आपको रियायत दी जाएगी, नॉन मुस्लिम हो तो आपको रियायत नहीं दी जाएगी। हिंदू मर्चेंट्स को 5% का टैक्स देना पड़ता था और मुस्लिम मर्चेंट्स को आधा 2.5% का टैक्स। टेंपल्स और मॉस्क पे, मंदिर और मस्जिद पे इसकी क्या पॉलिसी थी? औरंगजेब ने लैंड ग्रांट्स दिए, जैसा कि मैंने बताया औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड औरंगजेब ने लैंड ग्रांट्स भी दिए हैं। देखिए औरंगजेब एक रिलीजियस राजा था, तो जो श्राइन्स ऑफ वर्शिप होती थी, मतलब जहां पे पूजा की जाती थी, जहां पे इबादत की जाती थी, वहां पे इसने लैंड ग्रांट्स दिए, इसने ग्रांट्स दिए, पैसे दिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पैरेलल इसने डिस्ट्रक्शन भी किया इस तरीके का। औरंगजेब के रिकॉर्ड में यह मिलता है कि इसने फरमान जारी किए कि मठ बनाओ, चिश्ती श्राइन्स बनाओ, गुरुद्वाराज बनाओ। महाकालेश्वर टेंपल जो उज्जैन में है वहां पे भी ग्रांट गया, देहरादून में गुरुद्वारा, बालाजी टेंपल हो गया, उमानंद टेंपल हो गया, वहां पे भी गया। तो औरंगजेब ने ये ऑर्डर्स दिए और मस्जिद भी बनवाए। लेकिन 1669 में औरंगजेब का एक ऐसा ऑर्डर आया जिसने सारे हिंदुओं की आस्था को हिला के रख दिया, जब इसने काशी विश्वनाथ टेंपल, जो कि 2000 साल पुराना टेंपल था, सितंबर 1669 में इसने तोड़वा दिया। ये एक बहुत ही एक ऐतिहासिक ब्लंडर बोली जाती है इसे, जो औरंगजेब ने कर दी। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ टेंपल वाराणसी को राजा मान सिंह ने इसको एस्टैब्लिश किया था, मतलब बहुत सारे ग्रांट्स आते रहते थे। ऐसा बोला गया था कि काशी विश्वनाथ टेंपल से, क्योंकि देखिए उस समय महाराज शिवाजी बुरी तरीके से चढ़े हुए थे औरंगजेब के ऊपर, तो जब यह पता चला औरंगजेब को कि इस मंदिर के द्वारा महाराज शिवाजी भागे हैं, एस्केप किए हैं, तब हम यह देखते हैं कि औरंगजेब ने इस पूरे मंदिर को ही तोड़वा दिया। जाट रिबेलियन हुआ जब मथुरा में, तब भी हम देखते हैं औरंगजेब ने रिबेलियंस को सप्रेस किया और केशवदेव टेंपल जो है वो तोड़वा दिया। और बहुत सारे प्रोमिनेंट टेंपल 1679 आते आते खांडेल, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर यहां पे तोड़वा दिए गए। गोलकुंडा में जो जामा मस्जिद है उसको भी तोड़वाया। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए सिंपल सी पॉलिसी थी औरंगजेब की, या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। जो भी रीजन रिबेल करता था औरंगजेब के खिलाफ, वो उस पूरे एरिया को खत्म कर देता था, फिर वो चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। बनारस में औरंगजेब ने शरिया इन्वोक कर दिया और यह बोला कि हिंदुओं को स्टेट प्रोटेक्शन मिलेगी और टेंपल को अब तोड़ा नहीं जाएगा, इस तरीके का। तीसरा पॉइंट है एग्जीक्यूशन ऑफ ओपोनेंट्स। सबसे पहले तो दारा शिकोह, फिर उसका भाई मुराद बख्श, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, सेकेंड मराठा छत्रपति किंग संभाजी को भी बहुत ही ब्रूटली एग्जीक्यूट किया था औरंगजेब ने। मुस्लिम लीडर्स को भी यहां पे औरंगजेब ने क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूट किया था। 1675 में गुरु तेग बहादुर को बुलाया औरंगजेब ने, घर पे अपने बुलाया, अपने महल में बुलाया। और जब औरंगजेब ब्लास्फेमी लॉ, मतलब औरंगजेब को यह पता क्या चला, ये आरोप लगाया गुरु तेग बहादुर पे कि तुमने तो इस्लाम की अवहेलना की है, तो तुमको मार दिया जाएगा। उनको एग्जीक्यूट किया। 32वें दाई अल मुतलाक एब्सोल्यूट मिशनरी, जो दाऊदी बोहरा सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स हैं, उनको एग्जीक्यूट किया गया। उस समय गवर्नर ऑफ गुजरात थे, अगेन हेरेसी के लिए। तो औरंगजेब ने अपने ओपोनेंट्स को, जो भी उसके सामने खड़ा होता था, खत्म कर देता था। मुगल एम्पायर को इसने बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया। आप देख ही सकते हो। अब मैप, अच्छा मैंने मैप लगाई, ये देखो पूरा साउथ इसने जीत लिया था। और मतलब जीत क्या लिया था, काफी साउथ तक चला गया था ये। और लद्दाख में भी इसका मतलब, ये वैसे ही अकबर और शाहजहां ने थाली में सजा के औरंगजेब को सब दे दिया था, ये चीज थी। मराठाओं से कभी जीत नहीं पाया औरंगजेब। 1664 में औरंगजेब ने शैष्ट खान को बंगाल का सूबेदार बनाया। ढेर सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी औरंगजेब ने मंगवाए
और वॉर एलिफेंट्स की बात करें तो औरंगजेब के पास वॉर एलिफेंट्स बहुत सारे थे, ढेर सारे। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो औरंगजेब बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर में तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कुछ चीजों को किया। मतलब जैसे लाहौर बादशाही मस्जिद को उसने बनवाया, बीपी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया। इस्लामिक कैलीग्राफी को औरंगजेब ने ही पेट्रोनाइज किया था, ठीक है। आर्किटेक्चर, इनके पिताजी तो शाहजहां, तो आपको पता ही है कि जहां जाते थे बिल्डिंग बनवाते रहते थे। मार्बल का शानदार काम शाहजहां ने किया है। जो मुगल आर्किटेक्चर है वो शाहजहां में तो बहुत फला फूला ना, शाहजहां के समय में पर्शियन स्टाइल रहती थी, उसमें राजस्थानी स्टाइल रहती थी, लेकिन औरंगजेब बिल्कुल उल्टा था। औरंगजेब भाई वॉरियर किस्म का, उसका दिमागी वैसा चलता था, कट्टर किस्म का आदमी। उसको आर्किटेक्चर में कुछ कोई ध्यान ही नहीं था। कहता ये सब बकवास है, क्या है जो बना है वो ठीक है। हालांकि मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई, छोटी सी मोती मस्जिद रेड फोर्ट में ही। आप भी अगर अभी आप जाएंगे रेड फोर्ट तो आपको आप देखते होंगे वहां पे मोती मस्जिद जो है ना, वो औरंगजेब नहीं बनवाई है। बादशाही मस्जिद लाहौर में बनवाई, बनारस में मस्जिद बनवाई ज्ञानवापी, आपको पता ही है, अभी जिस पे काफी विवाद भी हो रहा है। कश्मीर में मस्जिद बनवाई, बीपी का मकबरा बनवाया, लेकिन कोई खास एज सच इंटरेस्टेड नहीं था औरंगजेब आर्किटेक्चर में। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर बात करें तो ये औरंगजेब के समय में बहुत ज्यादा फली फूली, और काफी ज्यादा टेक्सटाइल्स या कपड़े का कारोबार औरंगजेब ने काफी फैलाया। इसमें पश्मीना शॉल्स की बात करें तो दूर दूर तक गई, वो बाहर बेची जाती थी। वो पैठानी हो गया, मुशरू हो गया, ये सब हिमरू हो गया, कमाल। फॉरेन रिलेशंस औरंगजेब के बहुत बढ़िया थे, अरब से रिलेशन बहुत, क्योंकि भाई कट्टर मुस्लिम था, तो इधर अरब के रूलर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा, जो धर्म गुरु हैं वो बहुत ज्यादा फेवर करते थे। उज्बेक से अच्छे रिलेशन थे। औरंगजेब ने उज्बेक रूलर को रिकॉग्नाइज किया था पहली बार, बल्कि अगर आप इतिहास में जाए तो उज्बेक से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे। सफाविद डायनेस्टी से बात करें तो सफाविद डायनेस्टी से रिलेशन जो थे वो बहुत ही टेंस रहते थे, क्योंकि औरंगजेब को उनसे खतरा था। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मुगल्स को बहुत गिफ्ट देती थी, इसलिए रिलेशंस बढ़िया थे। अब आखिरी बात करते हैं हम रिबेलियंस की। रिबेलियंस में सबसे पहले होता है जाट रिबेलियन। जाट रिबेलियन की बात करें, देखिए वैसे तो औरंगजेब के समय में हिंदुओं ने बहुत रिबेल किया, मराठा, राजपूत, भले ही हिंदुओं को बहुत उसने इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी, लेकिन रिबेलियन भी सबसे ज्यादा हुआ है। सिखों की तो हालत बहुत ही खराब थी। 1669 में हिंदू के जाट पेजेंट्स भरतपुर में रिबेल कर गए और भरतपुर स्टेट को आजाद घोषित कर दिया। 1659 में शिवाजी ने सरप्राइज अटैक, शिवाजी ने तो खैर बैंड बजाई दी थी, वो तो मैंने कई बार बताया ही आपको। 1679 में यहां पे राठौर क्लैन ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1672 सतनामी सेक्ट ने विद्रोह कर दिया, हम देखते हैं नारनौल में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट लड़ी गई, मुगल एम्पायर अगेंस्ट अहोम किंगडम, जो कि बहुत 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 बड़ी बैटल मानी जाती है। बैटल ऑफ सराय घाट, आपने इसका नाम भी सुना होगा, अहोम किंगडम। ये एक नेवल बैटल थी मुगल एम्पायर और अहोम किंगडम के बीच में। अहोम किंगडम के बारे में पता है ना, आसाम में अहोम किंगडम था 1228 से लेकर 1826 तक। बड़े बहादुर लोग थे ये। आज जो आप पूरा आसाम देख रहे हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया, वह अहोम किंगडम के अंदर था। 600 साल तक इनका जो रूल था वो शानदार था। और यहां पे दोस्तों औरंगजेब के खिलाफ यहां पे इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। हालांकि गलती यहां पे औरंगजेब की थी। दोस्तों ये इतनी बेहतरीन स्टोरी अहोम की, मैं इस पे सोच रहा हूं सेपरेट लेक्चर ले आऊं। मुगलों की आर्मी बहुत बड़ी, 1671 में ये बैटल हुई, बहुत बड़ी मुगलों की आर्मी, और अहोम की आर्मी छोटी, वीकर। उसके बावजूद दोस्तों नाक को चने चबवा दिए, गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स और गजब का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो स्ट्रैटेजी बनाई यहां पे, मुगलों को मुंह की खानी पड़ी, अहोम जीत गए। गजब, बैटल ऑफ सराय घाट शानदार। हालांकि अगर लार्जर पार्ट में देखें तो अहोम एम्पायर और मुगलों के बीच में काफी समय से दिक्कतें चल रही थी, तो वो मैं सेपरेट लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है। अहोम के अगर आप इस किंगडम के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। फिर सतनामी सेक्ट हो गया, सिखों ने बहुत ज्यादा अपोज किया। भाई 9th गुरु तेग बहादुर को आपने उनका सर कलम कर दिया, तो कैसे? सिख तो बहुत, गुरु गोविंद सिंह फिर जब आए
तो वहां पे भी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, है ना। तो मुगलों की और सिखों की बहुत बनी नहीं है, बड़ी दिक्कतें हुई, और औरंगजेब के बाद तो और ज्यादा दिक्कतें हुई। फिर जाके सिख एम्पायर, बहुत बड़ा फुल फ्लेज्ड सिख एम्पायर 1799 में बनाए। तो जो लोक कथाएं उसमें भी हमको सुनाई देता है। पश्तून ने भी बहुत ज्यादा अपोज किया, कई बार रिबेल हुए। ओके, तो अब हम बात करते हैं डेथ की। फाइनली 1689 पे अब हम सीधा कूदेंगे। गोलकोंडा की कॉन्क्वेस्ट के बाद मुगल ने साउथ में एक्सपैंड करना शुरू किया, 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर अपने में जोड़ लिया। औरंगजेब ने भले ही डेक्कन को जीत लिया, लेकिन दोस्तों उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी थी। औरंगजेब ने बहुत कुछ गवा दिया, बहुत बुरी हालत हो गई थी। और औरंगजेब फिर एक्सपैंड करता रहा, बाद में बीमार पड़ा, बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ा। और अहमदनगर 3 मार्च 1707 में 88 साल की उम्र में औरंगजेब की अहमदनगर मिलिट्री कैंप में ही मौत हो गई, भिंगार में। यह चीज थी। उसके पास खाली 300 रुपए था जब उसकी मौत हुई थी, जो बाद में उसने चैरिटी को दे दिया था। जिंदा पीर भी औरंगजेब को बोला जाता है। औरंगजेब ने ताउम्र कोई ज्यादा लग्जरी नहीं अटेंड किया। ऐसा बात, औरंगजेब जमीन पे सोता था, वो अपने लिए कभी बहुत वो मखमली बिस्तर नहीं लगाता था। ये औरंगजेब के बारे में मशहूर है। उसने बहुत, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि बड़ी लग्जूरियस लाइफ उसने कभी जी नहीं, ऐसा है। तो औरंगजेब का वैसे आपको नाम बता देता हूं, ओरिजिनल नेम औरंगजेब का कुछ और है। औरंगजेब तो बाद में पड़ा। वैसे औरंगजेब को आलमगीर भी बोला जाता है, मोहम्मद मोइनुद्दीन या मुहीउद्दीन भी इसको बोला जाता है। तो ये हिसाब किताब था दोस्तों औरंगजेब का, ठीक है। ये इनकी ग्रेव है। अब सवाल ये उठता है कि क्या औरंगजेब क्रूर राजा, उसकी बायोग्राफी मैंने आपको पूरी बता दी। औरंगजेब क्या एक क्रूर राजा था या फिर एक कुशल शासक था, ये आपको डिसाइड करना है। फिलहाल मैंने आपको एक एक चीज औरंगजेब के बारे में बता दी है। कल हम बात करेंगे महाराज शिवाजी के बारे में। बाकी जिनकी भी बायोग्राफीज आपको चाहिए, आप बोलेंगे सर औरंगजेब से क्यों शुरू कर रहे हैं, एक तो थोड़ा ये अभी न्यूज में है, दूसरी चीज इसलिए भी क्योंकि आप, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती रहती कि आपने आखिरी 4 मुगल एम्परर्स की बायोग्राफी कवर नहीं की। तो मेरी वो कोशिश रहेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, स्टडी ग्लोस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, ताकि आपको मैं कोई भी बायोग्राफी अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आए।